आज का टॉपिक है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे क्या होता है? लैंगिक मुद्दा हेलो। स्त्री और पुरुष में। हाँ, आवाज आ हाँ। रही है? ठीक है। आज का लिखो टॉपिक, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे क्या होता है? लैंगिक मुद्दा, ये लैंगिक मुद्दा होता क्या है? स्त्री पुरुष में जो भेदभाव होता है, ये काम वो नहीं कर सकता, ये काम उसको नहीं करना चाहिए, ये काम उसको ही करना चाहिए, है ना? यही ना लैंगिक मुद्दा है। और क्या होता है लैंगिक मुद्दा? ठीक है, लिखो। लैंगिक मुद्दा लिख करके डैश दो। लैंगिक मुद्दा लिख करके डैश दो। देखो, समाज में स्त्री और पुरुष, समाज में स्त्री और पुरुष के आधार पर, स्त्री और पुरुष के आधार पर कुछ मुद्दे कुछ मुद्दे प्राचीन काल से ही प्राचीन काल से ही प्रचलित हैं। प्राचीन काल से ही प्रचलित हैं, जिन्हें हम जिन्हें हम रूढ़िवादी मुद्दे भी कहते हैं। जिन्हें हम रूढ़िवादी मुद्दे भी कहते हैं। जैसे जैसे भोजन पकाना, जैसे भोजन पकाना, घर के अंदर के सारे कामकाज घर के अंदर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाना। घर के कामकाज अंदर के कामकाज घर के अंदर के कामकाज की जिम्मेदारी उठाना। सफाई करना, कॉमा देते हुए लिखना है। सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना आदि लिख दो। अब बहुत लिखवा दी। आदि। भोजन पकाना, कौमा घर के अंदर के कामकाज की जिम्मेदारी उठाना, कौमा सफाई करना, कौमा कपड़े धोना, कौमा बच्चों की देखभाल करना आदि आदि स्त्रियों का दायित्व माना जाता है। स्त्रियों का दायित्व माना जाता है तथा
बाहरी कार्यों तथा बाहरी कार्यों जैसे श्रम जैसे श्रम पारिवारिक पारिवारिक आय श्रम पारिवारिक आय आदि की जिम्मेदारी आदि की जिम्मेदारी पुरुषों के द्वारा निर्वहन किया जाता है। पुरुषों के द्वारा निर्वहन किया जाता है। अब स्टेटमेंट एक बार पढ़ के सुनाता हूं तुमको पूरा, सही से स्टेटमेंट हुआ। पढ़ो प्रीति। प्रीति पढ़ो, अनम्यूट करो। लैंगिक मुद्दा समाज में स्त्री और पुरुष के थोड़ा जोर से आधार पर बोलना। कुछ समाज में स्त्री और लैंगिक मुद्दा समाज में स्त्री और पुरुष के आधार पर कुछ मुद्दे प्राचीन काल से ही प्रचलित हैं, जिन्हें हम रूढ़िवादी मुद्दे ही कहते हैं, जैसे भोजन पकाना, घर के अंदर के सारे काम काज की जिम्मेदारी उठाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना आदि स्त्रियों का दायित्व माना जाता है तथा बाहरी कार्यों श्रम पारिवारिक आय आदि की जिम्मेदारी पुरुषों के द्वारा निर्वहन किया जाता है। ठीक है, लिखो। लैंगिक असमानता के आधार पर लैंगिक असमानता के आधार पर इस तरह के लैंगिक असमानता के आधार पर इस तरह के मुद्दों को लैंगिक असमानता के आधार पर इस तरह के मुद्दों को लैंगिक मुद्दा कहा जाता है। लैंगिक मुद्दा कहा जाता है जो जो तयशुदा सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं। जो तयशुदा सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं। जो तयशुदा सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है। अब अगर अगला टॉपिक लिखो, श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन। देखो, इसके अंतर्गत काम का बंटवारा इसके अंतर्गत काम का बंटवारा किया जाता है जिसमें स्त्रियों को घर के अंदर के सारे कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है।
घर के अंदर के सारे कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है, जबकि जबकि बाहरी कार्यों के लिए बाहरी कार्यों के लिए पुरुष उत्तरदायित्व होते हैं। पुरुष उत्तरदायित्व होते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? श्रम का जब लैंगिक विभाजन हो गया, कह दिया क्या कि जो स्त्री है घर के अंदर का सारे कार्य को देखेगी, और जो पुरुष है वो बाहरी कार्यों को देखेंगे। कहाँ वो लोग, नरेश लोग आया, कुछ वाला है, आएगा वो लोग, तो आप छोड़ दो तुम आज, ठीक है? नहीं, क्या हुआ इसका परिणाम? जब लैंगिक विभाजन पहले से परंपरागत रूप से चलने लगा, तो स्त्री घर के अंदर सिमट के रह गई, और पुरुष जो है वो घर के बाहर गए। और घर के बाहर गए मतलब जो घर की बाहर की सारी जिम्मेदारी तो उन्होंने निर्वहन किया। इससे एक चीज आया। हाँ, ठीक ठीक। जो सार्वजनिक जीवन है, कहीं भी बाहरी कार्य के लिए, वो पुरुषों के अथी में चला गया, और जो घर के अंदर सिमट के कौन रह गई? स्त्री रह गई। ठीक है, तो स्टेटमेंट एक लिख लो। परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप स्त्रियां घर के अंदर सिमट कर रह गईं। परिणाम स्वरूप स्त्रियां घर के अंदर सिमट कर रह गईं, तथा पुरुष तथा पुरुष तथा पुरुषों के कब्जे में सार्वजनिक जीवन सार्वजनिक जीवन कब्जा से अच्छा लगेगा हिस्सा, पुरुषों के हिस्से में सार्वजनिक जीवन आ गया। पुरुषों के हिस्से में सार्वजनिक जीवन आ गया। ठीक है, अब आगे एक और टॉपिक लिखो। पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता के कारण पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता रूढ़िबद्धता के कारण लैंगिक भेदभाव पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता के कारण लैंगिक भेदभाव। देखो, समाज में पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता के कारण समाज में पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता के कारण लैंगिक भेदभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। लैंगिक भेदभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्या होता है लैंगिक भेदभाव? अभी बताए। लैंगिक मुद्दा, तो अब लैंगिक भेदभाव एक शब्द आया। लैंगिक भेदभाव, बेटी है तो ये काम नहीं करेगी, बेटा ही ये काम करेगा।
है ना। लैंगिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव क्या हुआ कि अगर बेटी है तो उसको ये काम नहीं करना है, बेटा है ये काम करेगा। फिर बेटा है तो ये काम नहीं करना है, बेटी है तो ये काम करेगी। ठीक है ना, तो यही हो गया लैंगिक भेदभाव। और यह पहले से चला आ रहा है, इसीलिए पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध, रूढ़ी 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 क्या है, ऐसा जो सामाजिक प्रथा जिसमें कि लोग उस चीज को फॉलो करते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं, उसी को हम लोग रूढ़िबद्धता बोलते हैं। शादी करना है, शादी करने के बाद अगर बेटी ससुराल जाएगी तो उसको इस तरह से रहना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, तो ये क्या है, रूढ़िबद्धता ही है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिखो, उसी के आगे बढ़ा बढ़ा करके, क्या स्टेटमेंट खत्म हुआ था अभी, पढ़ो एक बार। पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता के कारण लैंगिक भेदभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आगे उसी को बढ़ाओ। जब किसी व्यक्ति जब किसी व्यक्ति कौमा जाति जब किसी व्यक्ति कौमा जाति कौमा वर्ग या वस्तु के बारे में कोई ऐसी वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाती है, जब किसी व्यक्ति जाति वर्ग या लो भैया, आवाज नहीं आ रहा। हेलो, हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रहा। अब जा रहा है आवाज? हाँ। अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ। ठीक है। जब किसी व्यक्ति जाति वर्ग या वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाती है जो सच्चाई से कोसों दूर जो सच्चाई से कोसों दूर हो जो सच्चाई से कोसों दूर हो, उन्हें उन्हें रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं। उन्हें रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं। उन्हें रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं। क्या क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं हो सकती है? क्या क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं हो सकती है, बताओ दो चार गो अपना समाज का। सारा एग्जाम्पल तो रूढ़िबद्ध है। भोजन पकाना है तो भाई स्त्री ही करेगी, लड़की ही करेगी। घर के अंदर का काम काज करना है तो भाई स्त्री ही करेगी। सफाई करना है तो स्त्री ही करेगी। कपड़ा धोना है तो स्त्री ही करेगी। बच्चों की देखभाल करना है तो स्त्री ही करेगी। तो ये रूढ़िबद्ध धारणाएं बन गई। बाहर का काम करना है, श्रम करना है तो पुरुष करेंगे। आय का व्यवस्था करना है तो पुरुष करेंगे, जो कि अब आजकल के समय में सच्चाइयों से कोसों दूर है। तो एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो एक दो गो इसमें से। रूढ़िबद्ध धारणा क्या हो गया? जो सच्चाई से बहुत दूर है, लेकिन ऐसा बन गया है शुरू से ही कि भाई ये काम वो करेगा, ये काम वो करेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में एक दो गो लिख लो, काफी सबको लिखवाई दिए। अब हम लोग चूंकि पढ़ क्या रहे हैं, सीडीपी। क्या पढ़ रहे हैं? सीडीपी। और सीडीपी में भी किसके लिए पढ़ रहे हैं? तो बच्चों के लिए, पेपर 1 में, क्लास 1 to 5। तो अब इस सब्जेक्ट पे आते हैं डायरेक्ट। देखो, लैंगिक भेदभाव एवं विद्यालय टॉपिक में, लैंगिक भेदभाव एवं विद्यालय। अब विद्यालय में किस तरह से लैंगिक भेदभाव होता है? ये तो स्कूल का बात कर दिए, समाज का बात कर दिए, घर का बात कर दिए। विद्यालय में होता है कि नहीं होता है? बोलो, स्कूल में लैंगिक भेदभाव होता है कि नहीं होता है? ये स्पोर्ट्स लड़का खेलेगा, ये स्पोर्ट्स लड़की नहीं खेलेगी।
हाँ, लिखो, विद्यालयों में विद्यालयों में भी लैंगिक भेदभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। विद्यालयों में भी लैंगिक भेदभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जो शिक्षकों के पक्षतापूर्ण जो शिक्षकों के पक्षतापूर्ण रवैये को भी दर्शाता है। जो शिक्षकों के पक्षतापूर्ण पक्षतापूर्ण रवैये को भी दर्शाता है। थे रवैये असंवैधानिक हैं, ऐसे रवैये असंवैधानिक हैं तथा तथा मानवीय एवं मानवीय एवं नैतिक दृष्टिकोण मानवीय एवं नैतिक दृष्टिकोण से भी पूर्णतः गलत है। मानवीय एवं नैतिक दृष्टिकोण से भी पूर्णतः गलत है। भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। कल टीचर बन जाओगे तो बच्चों में भेदभाव नहीं करना है, पक्ष नहीं लेना है किसी का किसी चीज के लिए। देखो, विद्यालय में लैंगिक भेदभाव न हो विद्यालय में लैंगिक भेदभाव न हो, इसके लिए शिक्षकों को शिक्षकों को लिंग भेद से संबंधित पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता लिंग भेद से संबंधित पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता हो गया। रूढ़िबद्धता, इसमें धाव लगा दो। पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता का ज्ञान होना चाहिए। पूर्वाग्रहों एवं रूढ़िबद्धता का ज्ञान होना चाहिए, तभी वे तभी वे इस प्रकार के भेदभाव से तभी वे इस प्रकार के भेदभाव से बच सकते हैं। तभी वे इस प्रकार के भेदभाव से बच सकते हैं। हो गया। कहीं छूटा तो नहीं? कुछ छूटा तो नहीं? नेक्स्ट टॉपिक लिखो। स्त्री शिक्षा एवं स्त्री सशक्तिकरण। स्त्री शिक्षा एवं स्त्री सशक्तिकरण। स्त्री सशक्तिकरण।
लिखो, सामाजिक रूढ़िबद्धता को दूर करने के लिए, सामाजिक रूढ़िबद्धता को दूर करने के लिए स्त्री शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा तथा स्त्री सशक्तिकरण, स्त्री शिक्षा तथा स्त्री सशक्तिकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है, बढ़ावा देना आवश्यक है। इससे ही समाज में, इससे ही समाज में पहले से चल रहे, इससे ही समाज में पहले से चल रहे लैंगिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव में कमी आ सकती है, लैंगिक भेदभाव में कमी आ सकती है। नेक्स्ट लिखो, स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा की बढ़ावा देने पर ही, स्त्री शिक्षा पर, क्या लिखा फिर से बोलो, स्त्री शिक्षा पर ना, स्त्री शिक्षा पर बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा पर बढ़ावा देना समाज तथा सरकार के लिए आवश्यक है। स्त्री शिक्षा पर बढ़ावा समाज तथा सरकार के लिए आवश्यक है, क्योंकि क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही, शिक्षा के द्वारा ही स्त्री अपने अधिकारों को समझ सकती है, शिक्षा के द्वारा ही स्त्री अपने अधिकारों को समझ सकती है तथा उनके प्रति, तथा उनके प्रति सचेत रह सकती है, तथा उनके प्रति सचेत रह सकती है। लिखो, सरकार द्वारा, पॉइंट बना के, सरकार द्वारा महिला समाख्या, सरकार द्वारा महिला समाख्या परियोजना प्रारंभ की गई है। नाम सुनिए कोई, महिला समाख्या परियोजना, सरकार द्वारा महिला समाख्या परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों में, गांवों में महिला संघ के माध्यम से, गांवों में महिला संघ के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिलाओं को तैयार करना है, महिलाओं को तैयार करना है। महिलाओं को तैयार करना है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्त्री शिक्षा के बिना, स्त्री शिक्षा के बिना समाज में, समाज में स्त्री पुरुष समानता, स्त्री पुरुष समानता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्त्री शिक्षा के बिना समाज में स्त्री पुरुष समानता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। हो गया? अनम्यूट करो। हो गया ना? स्टेटमेंट पूरा हुआ प्रीति? जूली, किसी का कुछ छूटा क्या? अच्छा, हो अब गया एक बात सर। बताओ, अगर कानून, हाँ, अगर कोई कानून बना दे कि भाई समाज में स्त्री को पढ़ाना ही पढ़ाना है, क्या कानून बनाने से गार्जियन पढ़ाने लगेगा? कोई भी कानून ऐसा बना है जिससे कि एकदम बाध्य कर दे कि नहीं तुमको पढ़ना ही है, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा? ऐसा कोई कानून है क्या? लिखो, नोट करके एक पॉइंट नोट। कानून, कानून किसी स्त्री को, कानून किसी स्त्री को स्वयं को शिक्षित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कानून किसी स्त्री को स्वयं को शिक्षित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अतः, अतः यह समाज की, अतः यह समाज की जिम्मेदारी है कि वह, वह स्त्रियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर, स्त्रियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर उनकी शिक्षा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करे। उनकी शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करे। ठीक है? अब तुम लोगों को एक होमवर्क देते हैं। पहला काम, महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? अगर कोई दिक्कत होती है महिला को तो वो सरकार को अपना एक मैसेज पहुंचा सकती है। उसके लिए एक नंबर दिया गया है, उसको बोलते हैं महिला हेल्पलाइन नंबर। दूसरा, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चल गई हैं। कुछ योजनाओं का नाम हम लिख रहे हैं, उसके बारे में पढ़ना है गूगल करके, और नहीं आएगा तो कल हम लिखाएंगे। एक चीज है मातृत्व लाभ। क्या होता है ये मातृत्व लाभ? तीसरा चीज पढ़ना है सुकन्या समृद्धि, सुकन्या समृद्धि योजना। ये क्या होता है? आज पढ़ के आना, कल हम लिखाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना, योजना। और एक
बहुत प्रचलित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कब से शुरू हुआ? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? यह किस गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है? भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और एक और दिया है गैस के लिए, बहुत बढ़िया योजना था, था नहीं बल्कि है, इसका सेकंड पार्ट भी शुरू हो गया है, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना, ये जितनी भी योजनाएं चली और एक महिला हेल्पलाइन नंबर है, ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। उज्ज्वला योजना, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का, फिर आगे चलेंगे। अभी तुम लोग जितना सेट बनाई है उसमें लैंगिक भेदभाव से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है ना? जितना सेट बनाई है उसमें लैंगिक भेदभाव से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है कि नहीं मिला है? हमको लगता है हर एक सेट में एक क्वेश्चन होना चाहिए इसका। बोलो यस नो, लिखो एक क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं, क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा में लिंग रूढ़िवादिता खत्म हो, आपकी कक्षा में लिंग रूढ़िवादिता खत्म हो, लिंग रूढ़िवादिता खत्म हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन एक, लड़कों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना चाहिए। लड़कों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना चाहिए और लड़कियों को आराम करने का मौका देना चाहिए। और लड़कियों को आराम करने का मौका देना चाहिए। ऑप्शन दो, लड़कियों को हमेशा पारंपरिक भूमिका की महत्ता बताना चाहिए। लड़कियों को हमेशा पारंपरिक महत्ता लड़कियों को हमेशा क्या बोले? पारंपरिक भूमिका की महत्ता। लड़कियों को हमेशा पारंपरिक भूमिका की महत्ता बताना चाहिए। हो गया। ऑप्शन तीन है, उनकी गलतियों को परंपरा की कट्टरवादी उनकी गलतियों को परंपरा की कट्टरवादी शक्ति के कारण नजरअंदाज करना चाहिए। उनकी गलतियों को परंपरा की कट्टरवादी शक्ति के कारण नजरअंदाज करना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है, लड़के और लड़कियों दोनों के सही या गलत होने पर निर्णय लड़के और लड़कियों दोनों के सही या गलत होने पर निर्णय में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।
क्या होगा? अगर आप रूढ़िवादिता खत्म करना चाहते हैं, आप एक शिक्षक हैं या समाज में कोई बढ़िया आदमी है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ ये नहीं कहा गया कि आप शिक्षक ही हैं, कोई भी आप व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि रूढ़िवादिता खत्म हो, तो आप इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को सही करेंगे? सबको बोले अपना अपना आंसर। किसी का ऑप्शन छूटा नहीं ना? अनम्यूट करो पहले। क्या होगा मंजू आंसर? हम्म 4 नंबर। आंसर बोलो। 4 नंबर तुम्हारे लिए, 4 नंबर ठीक है। और बाकी 4 नंबर। देखिए जूली 4 नंबर। 4 नंबर। जूली आपका? 4 नंबर होगा सर। हाँ, इसका 4 नंबर ही सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित रोहित के माता पिता रोहित के माता पिता रोहित के माता पिता रोहित को स्कूल जाने के लिए रोहित के माता पिता रोहित जाने के लिए प्रतिदिन कहते हैं प्रतिदिन कहते हैं, परंतु परंतु रोहित की बहन परंतु रोहित की बहन राधिका को स्कूल जाने नहीं देते परंतु रोहित की बहन राधिका को स्कूल जाने नहीं देते। यह उदाहरण है यह उदाहरण है ऑप्शन 1 रूढ़िवादिता का। यह उदाहरण है ऑप्शन 1 रूढ़िवादिता का। ऑप्शन बी लैंगिक भेदभाव का। लैंगिक भेदभाव का। ऑप्शन सी सामाजिक परंपरा का। सामाजिक परंपरा का। और लास्ट ऑप्शन लिखा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ये अपने से क्वेश्चन बनाया, क्या आंसर होना चाहिए इसका? बेटा को जाने दे रहा है, बेटी को नहीं जाने दे रहा है। क्या आंसर होगा? बोलो, अनम्यूट करके बोलना। लैंगिक भेदभाव होगा। लैंगिक भेदभाव। और हाँ बोलो मंजू। वही बी नंबर का होगा। क्या होगा बी में? बी में क्या है? वही लैंगिक भेदभाव का। लैंगिक भेदभाव का। क्यों, ये रूढ़िवादिता का नहीं हो सकता है? दोनों में क्या अंतर है? रूढ़िवादिता और हमको तो वही तो पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकता है लैंगिक भेदभाव? क्यों ऐसे रूढ़िवादिता इसलिए भी इसको नहीं बोलेंगे थोड़ा सा
यहाँ डायरेक्ट जो आंसर रहेगा ना, तो वो लैंगिक भेदभाव ही, कि बेटी है तो इसको नहीं पढ़ाना है और बेटा है तो पढ़ाना है। ये भी एक तरह से, दोनों में हाँ, दोनों में कोई अंतर ना। क्या? रूढ़िवादिता क्या हुआ? रूढ़िवादिता कि समाज का जो परंपरा जो बना हुआ है कि ये काम उसको ही करना है, ठीक है, लड़का को करना चाहिए, लड़की को नहीं करना चाहिए, उस परंपरा को हम लोग रूढ़िवादिता बोले। और लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लैंगिक भेदभाव कर रहा है। तो लैंगिक भेदभाव भी अगर कर रहा है तो किस आधार पर कर रहा है? रूढ़िवादिता के आधार पर कर रहा है। तो इसमें आंसर होना चाहिए दोनों, इसमें आंसर होना चाहिए दोनों। तो ऑप्शन डी को ऐसे कर लो, इनमें से कोई नहीं होकर हटा करके लिख दो, एक जो रूढ़िवादिता है और लैंगिक भेदभाव दोनों को कर दो, ऑप्शन डी चेंज कर लो, ऑप्शन डी को चेंज करके करो दोनों, क्योंकि जब तक रूढ़िवादिता नहीं होगा तो लैंगिक भेदभाव होगा ही नहीं। जब तक उसके अंदर कोई धारणा नहीं बना हुआ है कि हमको बेटा को पढ़ाना है, बेटी को नहीं पढ़ाना है, एक धारणा बना हुआ है, तो रूढ़िवादिता हुआ कि धारणा जो पहले से बना हुआ है। तो माता पिता के दिल दिमाग में एक धारणा बना हुआ है कि बेटी को नहीं पढ़ाना है, बेटा को पढ़ाना है, इसी वजह से रूढ़िवादिता। और और जब तक रूढ़िवादिता नहीं होता तो लैंगिक भेदभाव नहीं होता। तो दोनों आंसर होगा इसका। तो डी ऑप्शन को चेंज करके लिख दो, रूढ़िवादिता एवं लैंगिक भेदभाव दोनों। ठीक है, और क्वेश्चन है किसी के किताब में? टेक्स्ट बुक है नहीं मेरे पास अभी। देखते हैं कोई क्वेश्चन मिल जाए तो। चलो क्वेश्चन कर लेंगे बाद में, ठीक है। टाइम कितना हो गया? 19। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, क्वेश्चन इसका एक बार में कर लेंगे। व्यक्तिक विभिन्नता, इससे भी एक क्वेश्चन रहता है। व्यक्तिक विभिन्नता, इसका क्वेश्चन करेंगे हम लोग कल। क्वेश्चन है नहीं मेरे पास। कौन कलम आ गया? व्यक्तिक विभिन्नता, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है। विभिन्नता क्या होता है? व्यक्तिक विभिन्नता नीचे लिखो, व्यक्तिक विभिन्नता लिख करके डैश दे करके। लिखो, प्रकृति का यह नियम है, प्रकृति का यह नियम है कि कोई भी दो व्यक्ति, कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतया, कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे, पूर्णतया एक नहीं हो सकते, पूर्णतया एक जैसे नहीं हो सकते। फिर से बोल रहे हैं, प्रकृति का यह नियम है कि कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे नहीं हो सकते। एक जैसे नहीं होने का मतलब क्या? उनका आकार और गुण दोनों लेकर के चल सकते हैं हम लोग, लेकिन बाहरी रूप से हम लोग क्या देखेंगे कि आकार, संरचना। कोई दो व्यक्ति की संरचना बिल्कुल एक जैसा होता है क्या? कोई कोई कहता है कि हम शकल है, लेकिन फिर भी उनके जो आकार है, उनकी संरचना, उसमें कुछ ना कुछ अंतर मिल ही जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? अनम्यूट करके बोलो। अगर कोई जुड़वा बच्चा है, क्या वो दोनों एक ही तरह का होता है?
कोई जुड़वा बच्चा है तो दोनों एक ही तरह का होता है क्या? एक ही माता पिता का अगर कोई जुड़वा बच्चा है तो क्या दोनों बच्चा बिल्कुल पूर्णतया एक जैसा हो सकता है? यस नो? अनम्यूट करके बोलो। एक ही माता पिता का अगर जुड़वा बच्चा है तो क्या वो दोनों एक ही जैसा होगा, पूर्ण रूप से एक जैसा हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता है। इसलिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं व्यक्तिक विभिन्नता। कोई भी संसार में चाहे कोई भी हो, अगर दो व्यक्ति को खड़ा कर दें तो वह दोनों एक जैसा हो ही नहीं सकता है। ये प्रकृति का नियम है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चा भी नहीं हो सकता। ठीक है, लिखो। स्किनर के अनुसार, स्किनर नाम है, स्किनर के अनुसार स्किनर के अनुसार तो मैं बंद कर देना। व्यक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य, व्यक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं, व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन, जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है, जिनका मापन या मूल्यांकन किया जा सकता है। स्किनर ने क्या, व्यक्तिक विभिन्नता से हमारा क्या तात्पर्य है? उन सभी से तात्पर्य है जिसका मापन किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है। किसने कहा? स्किनर ने कहा। एक और व्यक्ति है जेम्स ब्रेवर। जेम्स ब्रेवर, देखो जेम्स ब्रेवर के अनुसार, फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू करना। कोई व्यक्ति अपने समूह के, कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के, शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से, शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है, जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिक भिन्नता, से व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। जेम्स ब्रेवर ने डिफिनेशन दिया व्यक्तिक भिन्नता का, कैसा कि मानसिक और शारीरिक भिन्नता। ठीक है ना? हो गया स्टेटमेंट पूरा? दोबारा बोले, फिर से बोल दे रहे हैं? दोबारा बोलिए। फिर से बोलिए सर। बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। एक नाम है टॉयलर। टॉयलर, लिखो। टॉयलर के अनुसार, टॉयलर के अनुसार, फिर इन्वर्टेड कॉमा डाल देना।
शरीर के रूप रंग, शरीर के रूप रंग, कौमा आकार, कौमा कार्य, कौमा गति। रूप रंग, आकार, कार्य, गति। रूप रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि, रूप रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाए जाने वाली भिन्नता, आदि लक्षणों में पाए जाने वाली भिन्नता, आदि लक्षणों में पाए जाने वाली भिन्नता को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं, को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। हो गया। अब एक नोट करके लिखना है पॉइंट कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। अर्थात कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, कौमा रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। एक समान नहीं होते। हो गया। आगे लिखो, वैयक्तिक विभिन्नताएं कई प्रकार की होती हैं। वैयक्तिक विभिन्नताएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे भाषा के आधार पर, कौमा लिंग के आधार पर, कौमा बुद्धि के आधार पर, कौमा परिवार एवं समुदाय के आधार पर। फिर से बोल रहे हैं, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, परिवार एवं समुदाय के आधार पर, संवेग के आधार पर। कुछ छूटा क्या? फिर से बोलें, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, परिवार एवं समुदाय के आधार पर, संवेग के आधार पर, अभिवृत्ति के आधार पर, अभिवृत्ति के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर,
व्यक्तित्व के आधार पर, गत्यात्मक कौशलों के आधार पर, गत्यात्मक कौशलों के आधार पर, और लास्ट में शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर। ठीक है, एक बार फिर से बोल दें। भाषा, लिंग, बुद्धि, परिवार एवं समुदाय, संवेग, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व, शिक्षा और गत्यात्मक कौशल। गत्यात्मक कौशल, शिक्षा। ठीक है, तो इन तरह से हम लोग अपना डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। किसको? लोगों को। बुद्धि के आधार पर भी कर सकते हैं, उसकी अभिवृत्ति पर कर सकते हैं, व्यक्तित्व पर कर सकते हैं, गत्यात्मक कौशल पर कर सकते हैं, परिवार और समाज के आधार पर, संवेग के आधार पर। हो गया? कुछ छूटा तो नहीं? तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने का चांस है। कैसा क्वेश्चन बनेगा देखेंगे कल। ठीक है, अब एक और टॉपिक लिखते हैं, आकलन एवं मूल्यांकन। आकलन एवं मूल्यांकन क्या होता है? आकलन और मूल्यांकन में अंतर हम तुमको आंक चुके हैं बाबू, तुम कितने पानी में हो, बोलता है ना। तो आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है बताओ, कोई अनम्यूट करके। एक शब्द है आकलन, दूसरा शब्द है मूल्यांकन। दोनों में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है? लिखो फटाक से। देखो, आकलन, आकलन किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने, कौमा समीक्षा करने और उपयोग करने के तरीका, उपयोग करने के तरीका, जानकारी प्राप्त करने, जानकारी प्राप्त करने, समीक्षा करने। हल्ला कौन कर रहा है उधर? बच्चा है। जानकारी प्राप्त, हाँ तो अनम्यूट कर दो, जब पूछना होगा तब अनम्यूट करना, अभी म्यूट कर दो। जानकारी प्राप्त करने, समीक्षा करने और उपयोग करने, और उपयोग करने के तरीकों, और उपयोग करने के तरीकों को आकलन कहा जाता है, को आकलन कहा जाता है। जानकारी प्राप्त करने, समीक्षा करने और उपयोग करने के तरीकों को आकलन कहा जाता है। जैसे कैसे होता है? नहीं बोलता है हम तुमको आंक चुके हैं, तुम कितना पानी में हो, नहीं बोलता है। तो आकलन करने का मतलब क्या? किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, उसका समीक्षा करना है और उसको किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, उसके तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो उसको हम लोग आकलन कहें। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आकलन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं।
आकलन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला सारांशित, दूसरा अंतरिम, तीसरा रचनात्मक। सारांशित, अंतरिम और तीसरा रचनात्मक। ठीक है। कितना प्रकार का आकलन पढ़ेंगे? सारांशित, अंतरिम और रचनात्मक। नीचे लिखो, आकलन का मुख्य उद्देश्य, आकलन का मुख्य उद्देश्य प्रगति, आकलन का मुख्य उद्देश्य प्रगति, अभ्यास, प्रगति, अभ्यास, ग्रेडिंग, ग्रेडिंग, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, क्षमता, अभिव्यक्ति, क्षमता, अनुभूति, अनुभूति आदि आदि का मापन करना होता है, आदि का मापन करना होता है। आगे पॉइंट लिखो, आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया होती है, आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया होती है आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट लिखो, मूल्यांकन, मूल्यांकन, मूल्यांकन करना, कितने मूल्य का है मूल्यांकन। लिखो, किसी व्यक्ति या किसी चीज को मापने, किसी चीज को मापने या अवलोकन करने की, अवलोकन करने की, मापने या अवलोकन करने की एक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया एक बार पढ़ना स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है मूल्यांकन के बारे में, दोबारा से पढ़ देना। पढ़ो जूली या फिर भी कोई आदमी। किसी व्यक्ति या किसी चीज को मापने या अवलोकन करने एक
कि एक व्यवस्थित और व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया। वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। मूल्यांकन किसी व्यक्ति या किसी चीज को मापने या अवलोकन करने की एक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है जो जो व्यक्ति के प्रदर्शन जो व्यक्ति के प्रदर्शन कौमा पूर्ण परियोजना कौमा प्रक्रिया प्रक्रिया या उत्पाद का प्रदर्शन करता है। प्रक्रिया या उत्पाद का प्रदर्शन करता है जिससे जिससे इसके मूल्य या महत्व जिससे इसके मूल्य या महत्व का निर्धारण किया जाता है जिससे इसके मूल्य या महत्व का निर्धारण किया जाता है। हो गया? नीचे लिखना, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा यह शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तथा यह शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। देखना, मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया होती है जिसका बच्चों के जीवन में उसके अध्ययन व्यक्तिगत मार्गदर्शन कमजोरियों को जानने उनकी प्रगति आदि वाला लास्ट वाला स्टेज में जो शुरू किया। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया से पढ़ो एक बार रितेश। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया होती है जिसका बच्चों के जीवन में उसके अध्ययन, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, कमजोरियों को जानने, उनकी प्रगति जानने आदि में महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखो, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना। व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना, उनके कठिनाइयों का निर्धारण करने
उनके कठिनाइयों का निर्धारण करने तथा दोषों को जानने, कठिनाइयों का निर्धारण करने तथा दोषों को जानने, दोष गुण दोष जो होता है, दोषों को जानने, कौमा चहुमुखी विकास को, चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करने, निरंतर गति प्रदान करने, आदि हैं, आदि हैं। मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? बच्चा में क्या परिवर्तन हो रहा है उनके आचरण में, व्यवहार में, उसका जांच करना, उनकी कुशलता योग्यता का जांच करना, क्या कठिनाई आ रही है, क्या दोष आ रहा है, उसको जांच करना, और उसके चहुमुखी विकास में निरंतर गति प्रदान करना होता है मुख्य उद्देश्य। ठीक है। अब मूल्यांकन का टॉपिक कल करेंगे बाकी। सेट कितना हो गया सबका? बहुत दिन से छूट रह गया था। सेट क्या क्या हो गया है पेपर 1 में? सेट सब हो गया खत्म पेपर 1 का? पेपर 1 का सारा सेट खत्म हुआ? अनम्यूट करके बोलो, आवाज नहीं आ रहा। पेपर 1 का सेट सब खत्म करना है, 15 का 15। ठीक है। और किसका किसका एग्जाम है इधर? 15, 16, 17, 18, 19, 20 में एडमिट कार्ड किसका किसका डाउनलोड हो गया?